जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के 3 अर्बन लेजेंड की रियल और बेहद डरावनी स्टोरी लेकर आया हूँ। तो ये तीनों स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम बजरंग गुप्ता है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड अगर आप लोग भी अपनी रियल स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं बजरंग भाई और उनके दोस्तों के साथ घटी सच्ची और डरावनी कहानियां उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये पहली कहानी मटिया भूत की है। अब ये मटिया भूत क्या होता है और ये क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। ये तब की बात है जब मेरे पिताजी जवान हुआ करते थे और उस समय मेरे दादाजी भी जिंदा थे। हमारे गांव के बगल में एक बड़ी सी नदी है जहां मछली पकड़ने के लिए मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जाया करते थे। एक रात ये दोनों मछली पकड़ने के लिए उसी नदी के पास गए। उस नदी के रास्ते में ही एक अमरूद का बगीचा पड़ता था जो कि काफी घना था। नदी पर जाने के बाद उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी और थोड़ी देर के बाद वापस घर आने लगे। उस समय आधी रात हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो अमरूद के बगीचे के पास पहुंचे तो वो दोनों डर के मारे एकदम से ठिठक कर रुक गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि इस अमरूद के बगीचे के बीचों बीच एक औरत नग्न अवस्था में खड़ी हुई है और उसके लंबे काले बाल आगे की तरफ झूल रहे थे। ये देखकर मेरे पिताजी को लगा कि शायद कोई पागल औरत होगी, तो वो तुरंत ही उस औरत को लाठी मारने के लिए जाने लगे। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस टाइम अपने हाथ में लाठी भी रखते थे ताकि कोई चोर उचक्का अगर रास्ते में आ जाए तो वो उससे सामना कर सके। लेकिन जैसे ही मेरे पिता आगे बढ़े तो मेरे दादाजी ने मेरे पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। तो मेरे पिता ने कहा, पर क्यों पिताजी? अगर इस पागल औरत ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो दादा ने थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहा, बेटा, ये कोई पागल औरत नहीं है बल्कि मटिया भूत है। दरअसल ये मटिया भूत एक प्रेतनी होती है जो नग्न अवस्था में इधर से उधर अपने शिकार के लिए घूमती रहती है, और ये ज्यादातर नदी, तालाब या फिर उनसे सटकर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ये छुपी होती है। और ये ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है और इसे मछली खाना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, उस समय मेरे पिताजी केवल 16 या 17 साल के थे, तो मेरे दादाजी तो समझ गए थे कि ये मटिया भूत मेरे पिताजी को मारने के लिए आई थी, और इस मटिया भूत से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि भगवान का नाम लेते हुए इसे इग्नोर करके चले जाओ। ये चाहे आपको जितना भी बुलाए, लेकिन आपको इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने एक बार भी इसके बातों का जवाब दे दिया तो ये तुरंत ही आपको जान से मार देगी। इसके बाद मेरे दादाजी ने जो थोड़ी बहुत मछली पकड़ रखी थी वो चुपचाप इस मटिया भूत के बगल में रखकर बिना पीछे मुड़े घर की तरफ चले गए, और उस दिन उन दोनों की जान बच गई। दोस्तों, अब ये दूसरी घटना एक ऐसे अर्बन लेजेंड की है जिसे छत्तीसगढ़ में टोनही के नाम से जानते हैं। असल में ये टोनही एक औरत होती है जिसको काला जादू जैसी चीजों में महारत हासिल होती है, और ये अपने साथ साथ और भी औरतों को टोनही साधना की विद्या सिखाती है। और टोनही साधना बहुत ही खतरनाक साधना होती है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो वो औरत पागल हो जाती है और उसे कभी भी मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा भी कहा जाता है कि रात को टोनही अपने असली रूप में निकलती है, और अगर कोई इसे गलती से भी देख ले तो वो उस इंसान को अपनी काली विद्या से मार देती है, और कभी कभी तो वो इंसानों को पकड़कर अपनी काली विद्याओं में प्रयोग भी करती है। तो अब मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा लोगे कि ये टोनही कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये बात लगभग 30-40 साल पुरानी है, और ये बात आज भी
आप मेरे गांव में जाकर पता कर सकते हैं। तो हुआ ये था कि हमारे गांव में एक जवान लड़का मर गया था, तो गांव वालों ने मिलकर उसे जमीन में दफन कर दिया था। उस समय हमारे गांव में पहले जिसकी भी मृत्यु होती थी उसे जमीन में दफन कर दिया जाता था, लेकिन उस घटना के बाद से हमारे गांव में जितने भी लोगों की मौत होती है तो उनके शरीर को जला देते हैं। असल में उस लड़के का नाम था सुरेंद्र और पेशे से वो एक चरवाहा था। तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जब वो लड़का बकरी चराने के लिए जंगल में गया था और उसे घर आने में देर हो गई और उसी का फायदा उन टोनही औरतों ने उठाया, तो उस पर 3 टोनही औरतों ने काला जादू करके पता नहीं क्या किया कि धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही दिनों में वो मर गया। गांव वालों को लगा कि वो सच में मर चुका है। असल में उन्होंने उस पर ऐसी विद्या चलाई थी जिससे लोगों को लगे कि ये मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। और फिर शाम होते ही गांव वालों ने उस लड़के को दफन कर दिया। असल में हमारे गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक खेत को मृत लोगों को दफनाने के लिए एक जगह बनाया था, और अक्सर ये चीज़ आपको गांव देहात में देखने को मिली ही होगी। जब गांव वाले उस लड़के को दफना कर चले गए तो उसी रात वो तीनों टोनही औरतें उस जगह को खोदकर उस लड़के को बाहर निकालकर अपने साधना स्थल पर ले गई। दरअसल वो औरतें कुंवारी साधना कर रही थी। इस साधना में कुंवारे लड़के या लड़कियों के मरने से पहले उनके हाथ की हड्डी को कुछ तांत्रिक क्रिया से उस हड्डी को सिद्ध किया जाता है, जिससे वो अपनी काली विद्या में और माहिर हो जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा ताकत भी मिल जाती है। इसके बाद उन टोनही औरतों ने उस लड़के को नाली के पानी से नहलाया और उसके निर्वस्त्र शरीर पर हल्दी और सिंदूर लगाकर उस लड़के के मुंह को अपने मंत्रों से बंद कर दिया था। मतलब वो लड़का अब कुछ बोल नहीं सकता था। इसके बाद एक टोनही ने बड़ी सी तलवार उठाई और उस लड़के के बाएं हाथ को काट दिया। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि उस लड़के को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनकी काली विद्याओं की वजह से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी उन्हें याद आया कि एक जरूरी चीज़ जो इस साधना में लगने वाली थी वो नहीं था, और वो थी एक तरह की घास जो आपने कभी ना कभी नदी के किनारे देखा ही होगा, जिसे आम भाषा में सरपत कहते हैं। वो घास बहुत लंबी होती है और बहुत ही ज़्यादा धारदार होती है। तो उस घास को लेने के लिए वो दोनों टोनही वहाँ से निकल गई और एक टोनही वहाँ पर साधना की कुछ चीज़ें रख रही थी। वो लड़का दर्द में बैठा वो सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वहाँ से निकलकर गांव की तरफ भागने लगा। जहाँ वो टोनही साधना कर रही थी, गांव उससे बस 200 मीटर दूर था। ये देखकर वो टोनही उसका पीछा करने लगी, लेकिन वो लड़का अपनी पूरी जान लगाकर बस वहाँ से भागे ही जा रहा था। इसके बाद वो लड़का थोड़े ही देर में गांव पहुंचा, और गांव में आने के बाद जो पहला घर पड़ा वो उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो टोनही उसका पीछा तो नहीं कर रही। इसके बाद सभी गांव वाले बाहर निकले, और जब उस लड़के की ऐसी हालत देखी तो सभी के दिल दहल गए। तभी उस लड़के के माता पिता उसे काली जी के मंदिर लेकर गए। वहां पर काली साधक एक तांत्रिक थे। उन्होंने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर फूका, तो वो थोड़ा बहुत बोलने लगा। धीरे धीरे करके उसने सारी बात बताई, और फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो सही हो गया। और इस घटना के बाद सभी गांव वाले सावधान हो गए, लेकिन उस लड़के के दिल में उन तीनों टोनही का डर बसा हुआ था, और कुछ ही दिनों के बाद दहशत के कारण उस लड़के की मौत हो गई। जब ये बात काली साधक तांत्रिक को पता चली तो उसने गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे वहां के लोग अब आराम से रहने लगे। दोस्तों, ये तीसरी घटना मेरे एक दोस्त गुरुदेव साव की है। वो एक कारखाने में काम करता है और अक्सर उसे घर आने में काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन एक दिन उसे काफ़ी देर हो गई, तो जिस रास्ते से वो घर आता था तो उस रास्ते में एक पुल पड़ता था, और उसी पुल से होकर लोग गांव जाया करते थे। और मेरा दोस्त गुरुदेव भी उसी पुल से होकर गांव जाता था। लेकिन उस रात काफ़ी ज़्यादा देर हो गई,
इसलिए उसने सोचा जो पुल के नीचे कच्चा रास्ता है मैं उसी से होकर गांव चला जाता हूँ। असल में वो रास्ता हमारे गांव के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन रात होते ही लोग वहां से आना जाना बंद कर देते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस रास्ते में रात के वक्त जाना हम लोगों के लिए सही नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त गुरुदेव इस बात को नहीं मानता था। उस वक्त रात के यही करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे जब वो उस कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहा था। वो रास्ता बहुत ही सुनसान और खाली पड़ा था, क्योंकि गांव वाले रात को उस रास्ते से नहीं जाते थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरे दोस्त गुरुदेव को एक बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया, लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो तुरंत ही उसकी गाड़ी बंद हो गई, और जैसे ही उसकी गाड़ी बंद हुई तो अचानक उसे चूड़ी खनकने की आवाज आई और फिर कपूर और अगरबत्ती की खुशबू आने लगी। उस टाइम काफी अंधेरा था तो उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और सोचा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हालांकि उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसने सोचा कि शायद यहाँ किसी का घर होगा तो मुझे मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस बरगद के करीब गया तो उसने देखा कि एक औरत नग्न अवस्था में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ कर रही थी। उसके आसपास आग जल रही थी और उसने अगरबत्ती और कपूर जला रखा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके सामने एक इंसानी खोपड़ी रखी थी जिसके ऊपर उसने एक दिया जला रखा था। ये देखकर गुरुदेव बहुत ज़्यादा डर गया। वो औरत मेरे दोस्त की तरफ पीठ करके बैठी थी। अब ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने बिना बाइक स्टार्ट किए बाइक को धक्का देकर आगे तक गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ मछुआरे दिखाई दिए, यानी अब वो दूसरे गांव में एंटर कर गया था, और तभी उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगा। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है, और जब उसने डर कर पीछे देखा तो वही औरत उसके पीछे बैठी थी जो थोड़ी देर पहले नग्न अवस्था में बैठकर कोई साधना कर रही थी, और वो औरत अभी भी नग्न अवस्था में उसकी बाइक पर बैठी थी। ये देखकर गुरुदेव के आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा और वो उधर ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जो मछुआरे वहां पर बैठे थे उन्हीं में से 2 मछुआरे आए जिनका नाम भूरू और सुबल था। जब उन्होंने गुरुदेव की ऐसी हालत देखी तो उसके ऊपर पानी छिड़का और उसे उठाया। होश में आने के बाद गुरुदेव ने जो भी देखा था उसने वो सब कुछ कह सुनाया। तो उन लोगों ने कहा कि जरूर वो टोनही होगी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, अब ये अगली घटना मेरे पड़ोस के गांव की है जहां बहुत सारे मछुआरे रहते हैं। जिस गांव में मेरे दोस्त गुरुदेव के साथ वो घटना हुई थी, ये उसी गांव की कहानी है। उस गांव में ज़्यादातर लोग मछुआरे ही हैं और इनका काम नदी से मछली पकड़ना है। तो ये लोग रात को भी नदी में मछली पकड़ने जाते थे। तो ये घटना जिसके साथ हुई थी उनका नाम शशि देव और कान्हू है। तो एक बार जब शशि देव और कान्हू रात को अपनी नाव से नदी में मछली मारने जाते हैं तो उस दिन ना बहुत तेज बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से जितनी भी मछली थी वो नदी के ऊपर आ रही थी। जब वो लोग नदी के किनारे पहुंचे तो शशिदेव जाल बिछाने में लगा हुआ था और कान्हू नदी के किनारे झाड़ी के पास खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था कि तभी कान्हू ने शशिदेव की डरी हुई आवाज़ सुनी, और जब वो शशिदेव की तरफ मुड़ा तो कान्हू की भी चीख निकल गई, क्योंकि उनके सामने ठेंगा भुतवा खड़ा था। दोस्तों, अब ये ठेंगा भुतवा क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठेंगा भुतवा छत्तीसगढ़ का ही एक अर्बन लीजेंड है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लाठी को ठेंगा कहते हैं, और ये भूत हमेशा लाठी लेकर चलता है, जिसकी वजह से इसे ठेंगा भुतवा कहते हैं। और अगर इससे बचना है तो लोग इसे बीड़ी, खैनी, तंबाकू या फिर शराब दे देते हैं, तो ये आपको कुछ भी नहीं करेगा। तो कान्हू की एक आदत थी कि वो अक्सर बीड़ी पीता था, तो वो तुरंत दौड़ते हुए आया और उसने ठेंगा भुतवा के सामने बीड़ी का बंडल रख दिया, और उस रात वो बिना मछली पकड़े वहां से चुपचाप चले गए। और हाँ दोस्तों, ठेंगा भुतवा के बारे में एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ठेंगा भुतवा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।
और अक्सर छत्तीसगढ़ के बड़े बुजुर्गों ने ठेंगा भुतवा का सामना किया है और ये बात आप छत्तीसगढ़ के बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब ये आखिरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ घटी थी। और सच बता रहा हूँ सूरज भाई, जब उस रात मैंने उसको देखा था तो ऐसा लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दरअसल मैंने अपने घर से थोड़ी दूरी पर मछली पालने के लिए एक छोटा सा तालाब बना रखा है। तो ये गर्मी के मौसम की बात है और आपने भी अक्सर गांव में देखा होगा कि लोग मछली पालने के लिए अपने घर के पास छोटा सा तालाब बना लेते हैं। उस टाइम हमारे तालाब में पानी थोड़ा कम हो गया था और अक्सर ऐसा होता था कि हमारे तालाब से गांव के ही कुछ लोग मछली चुरा कर खा जाते थे। इसलिए रात के वक्त मैं और मेरा एक दोस्त दुकालू, हम दोनों उसकी रखवाली करने जाते थे। उस तालाब के पास ही सटाकर हमने एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई थी और कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम अपने खाने के लिए कुछ मछलियां तालाब से निकाल लेते थे। तो उस रात हमने रात के करीब 2:30-3 बजे तालाब में जाल बिछाया और 2-3 मछलियां पकड़ ली। फिर उसे भूनकर हम दोनों झोपड़ी के अंदर बैठकर खाने लगे कि तभी हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कि किसी के पायलों की आवाज आई और इसके साथ ही ऐसा लगा कि कोई तालाब में उतरकर मछली पकड़ रहा है। ये सुनते ही मैंने अपने दोस्त दुकालू से कहा, अरे भाई, लगता है जरूर कोई मछली चुराने आया है। हम दोनों चुपके से लाठी उठाते हैं और झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। जब हम दोनों बाहर निकले तो हमने देखा कि कोई परछाई तालाब के बीचों बीच खड़ी होकर मछली पकड़ रही है। अंधेरा होने के कारण हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ, ये पता चल रहा था कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि किसी औरत की परछाई है। हम दोनों थोड़ा उसके करीब गए तो सच बता रहा हूँ भाई, जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी। असल में वो जो भी औरत थी वो तालाब से मछली पकड़कर उन्हें कच्चा ही चबा चबा कर खा रही थी और बड़ी ही अजीब तरीके से आवाज निकाल रही थी। ये देखकर हम दोनों की हालत तो ऐसी हो गई थी कि हम दोनों वहां से भाग ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद हम दोनों किसी तरह से हिम्मत करके चुपके से झोपड़ी के पीछे वाले रास्ते से निकले और भागते भागते सीधा गांव आ गए। घर आने के बाद हमने गांव वालों को ये सारी बात बताई तो हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम विजेंद्र था। उन्होंने बताया कि कई साल पहले ठीक उसी तालाब के पास एक आम का पेड़ हुआ करता था और उसी पेड़ पर एक औरत ने अपने पति से परेशान होकर फांसी लगा ली थी और तब से उस औरत की आत्मा वहां पर भटकती है। लेकिन कुछ ही महीने पहले उस पेड़ को काट कर वहां पर तुम लोगों ने तालाब बना लिया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां पर भटकती है। ये सुनकर हमारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और फिर कभी भी हम रात के वक्त उस तालाब के पास नहीं गए। हालांकि बाद में मेरे पिता ने एक तांत्रिक की मदद से उस आत्मा को वहां से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ के कुछ खतरनाक अर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी।